जरा सोचिए, एक 11 साल का बच्चा जिसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, जिसे बार बार अपने ही घर से निकाल दिया जाता है और जो पूरी तरह अनाथ हो चुका है, वो आगे चलकर भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रखता है जो लगभग 300 सालों तक दबदबा बनाए रखता है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की कहानी जरूर लग सकती है, पर कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल सच है। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे बाबर के उस अद्भुत और उतार चढ़ाव से भरे ऐतिहासिक सफर का। कैसे एक लगातार हारने वाला शासक मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन गया। चलिए इस घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस पूरे सफर को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहले फरगना के शुरुआती संघर्ष, फिर भारत की तरफ रुख करने का फैसला, पानीपत की पहली और ऐतिहासिक लड़ाई, नए साम्राज्य की स्थापना और आखिरी में बाबर की विरासत और उसका प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, फरगाना में शुरुआती संघर्ष। एक ऐसा राजा जिसके पास अपना कोई राज्य बचा ही नहीं था। ये कार्यक्रम वाकई दिलचस्प है। 1483 में आज के उज़्बेकिस्तान की फरगाना घाटी में बाबर का जन्म हुआ। पिता उमर शेख मिर्जा के अचानक गुजर जाने के बाद महज 11 साल की उम्र में उसे ताज पहनना पड़ा। उसने अपने पूर्वजों की जमीन समरकंद पर कब्जा करने की लाख कोशिशें की। 1497 में थोड़ी सफलता भी मिली, पर दुश्मन इतने ताकतवर थे कि वो वहां ज्यादा वक्त टिक नहीं सका। हर बार जीता हुआ इलाका हाथ से फिसलता गया और 1504 आते आते उसे मजबूरन काबुल की तरफ निकलना पड़ा। असली समस्या क्या थी? बाबर के पास कोई परमानेंटली टिकने वाली जगह थी ही नहीं। एक तरफ खतरनाक उज़्बेक थे और दूसरी तरफ ताकतवर सफाविद। इन दोनों के बीच उसका अस्तित्व खतरे में था। ऊपर से आमदनी इतनी कम थी कि एक मजबूत सेना खड़ी करना नामुमकिन था। और शायद यही वजह थी कि काबुल पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मिर्जा की उपाधि छोड़ी और खुद को पादशाह घोषित कर दिया। पर जब पश्चिम में सारे रास्ते बंद हो गए तो आखिर जाना कहां था? यहां से हमारे विश्लेषण का दूसरा भाग शुरू होता है, भारत का रुख। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ही क्यों? इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, भारत की बेहिसाब दौलत के चर्चे मध्य एशिया तक थे। दूसरा, बाबर के पूर्वज तैमूर ने पहले पंजाब पर दबदबा बनाया था, तो बाबर उसे अपनी बाप दादा की जागीर समझता था। तीसरा, काबुल और कांधार से आने वाला पैसा उसकी बड़ी सेना के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। लेकिन इन सबसे बढ़कर था चौथा कारण, उसे खुद भारत से न्योता मिला था। पंजाब के दौलत खान लोडी और मेवाड़ के राणा संगा ने सोचा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोडी को हराएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। 1519 ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाबर सीधे दिल्ली नहीं गया। उसने सबसे पहले बजौर और भेरा जैसे सीमा वाले इलाकों पर हमला किया। एक तरह से ये ग्राउंड टेस्टिंग थी। वो देखना चाहता था कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ की स्थिति आखिर है कैसी। और फिर उन शुरुआती टेस्टिंग्स के बाद वो दिन आ गया जिसने आने वाली कई सदियों का इतिहास लिख दिया। तीसरा भाग, पानीपत की पहली लड़ाई। अगर दोनों तरफ की सेनाओं को देखा जाए तो फिगर्स चौंका देने वाले हैं। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल फौज, करीब 80,000 से 1,00,000 सैनिक और 1,000 युद्ध वाले हाथी, और उसके सामने बाबर की सेना में सिर्फ 15,000 के आसपास सैनिक। नंबर्स के हिसाब से तो ये युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका लग रहा था। बिल्कुल एक डेविड वर्सेस गोलायत वाला मामला। पर बाबर के पास 2 ऐसी चीजें थीं जो लोदी के पास नहीं थीं, आधुनिक बारूद और जबरदस्त रणनीति। सैनिकों की गिनती कम थी तो उसने अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी तुलुगमा का इस्तेमाल किया। ये टेक्निक उसने अपने दुश्मन उज़्बेकों से ही सीखी थी। इसमें सेना को एक आधे चांद के आकार में खड़ा किया जाता है। इस तरह बाबर की छोटी सी फौज ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को बगल और पीछे से पूरी तरह घेर लिया। लोदी की फौज को लगा सामने से हमला हो रहा है, जबकि वो हर तरफ से फंस चुके थे। और तुलुगमा के साथ जुड़ा एक और मास्टर स्ट्रोक, उस्मानी या रूमी विधि। इसमें तोपों को लाइन से लगाकर उन्हें भारी जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि दुश्मन उस लाइन को तोड़ ना सकें। बाबर के 2 बेहतरीन तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने ऐसी गोलाबारी की कि लोधी के अपने ही हाथी डर कर वापस मुड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। जो हाथी उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गए। इस जीत से बाबर के हाथ दिल्ली और आगरा का बड़ा खजाना लगा, पर उसने ये पैसा अपने पास दबाकर नहीं रखा। उसने वापस काबुल में लोगों के बीच शाहरुखी नाम के चांदी के सिक्के बंटवाए।
ये दरियादिली इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने उसे कलंदर यानी दानी कहना शुरू कर दिया। पर कहानी यहाँ आसान नहीं होती। दिल्ली जीतने के बाद बाबर ने यहीं रुकने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ विरोध। चौथा भाग, साम्राज्य को मजबूत करना, 4 साल में 4 युद्ध। 1526 से 1529 तक का टाइम बाबर के लिए सांस लेने का वक्त नहीं था। 1526 में पानीपत, 1527 में राणा संगा के खिलाफ खानवा, 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी और 1529 में अफगानों के खिलाफ घाघरा का युद्ध। 4 साल में 4 अलग अलग विरोधियों से टक्कर, पर नतीजा हर बार एक ही रहा, बाबर की जीत। इन लगातार विजयों ने ही मुगल साम्राज्य की जड़ें इतनी मजबूत कर दी कि आने वाली सदियों तक उन्हें कोई हिला नहीं पाया। वैसे इन युद्धों को याद रखने का एक बहुत ही क्लासिक और मज़ेदार तरीका है जो अक्सर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 26 में पानी पिया यानी पानीपत, 27 में खाना खाया यानी खानवा, 28 में चाय पी यानी चंदेरी और 29 में घर गया यानी घाघरा। है ना कमाल की ट्रिक? एक झटके में पूरी टाइमलाइन याद हो जाती है। इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज था 1527 का खानवा का युद्ध। राणा सांगा के बहादुर राजपूत सैनिकों के बारे में सुनकर बाबर की फौज पूरी तरह घबरा गई थी और वापस काबुल जाना चाहती थी। ऐसे माहौल में बाबर ने एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल गेम खेला। उसने युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, लोगों के सामने शराब की बोतलें तोड़ दी और कसम खाई कि वो कभी शराब नहीं पिएगा। साथ ही अपनों पर लगने वाला तमघा टैक्स बिल्कुल हटा दिया। इसने उसकी डरी हुई सेना में एक नई जान फूंक दी। आखिरकार लंबा संघर्ष सफल रहा। अब हम आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, बाबर की विरासत और उसके दूरगामी प्रभाव। मुगल आगमन का असर बहुत व्यापक रहा क्योंकि काबुल और कंदहार अब दिल्ली से जुड़ गए थे। अगले 200 सालों तक भारत किसी और विदेशी आक्रमण से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो गया। इन रास्तों के खुलने से विदेशी व्यापार में कमाल का उछाल आया। छोटे छोटे राज्यों के आपस में लड़ने का दौर खत्म हुआ और एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय सत्ता वापस फॉर्म में आ गई। पर एक शख्सियत के रूप में बाबर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। युद्ध के मैदान में वो उस वक्त के रवैये के हिसाब से बेहद क्रूर और निर्दयी शासक था। पर दूसरी तरफ जब बात शासन की आई तो उसने अपने दरबार में शिया और सुन्नी के बीच कोई धार्मिक भेदभाव नहीं आने दिया। एक ही इंसान के अंदर क्रूर योद्धा और प्रशासन में सेक्युलर सोच का ये एक अजब सा कॉम्बिनेशन था। और इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का सबसे बड़ा नमूना है उसकी आत्मकथा बाबरनामा। जब आप इस किताब के बारे में जानते हैं तो यकीन नहीं होता कि इसे किसी योद्धा ने लिखा है। तुर्की भाषा में लिखी इस किताब में उसने भारत के पशु पक्षियों, मौसम, पेड़ पौधों और लोगों के रहन सहन का इतना बारीक और खूबसूरत वर्णन किया है कि इसे आज भी विश्व साहित्य का एक मास्टरपीस माना जाता है। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद 1530 में आगरा में मात्र 48 साल की उम्र में बाबर का निधन हो गया। शुरू में उसे आगरा में ही दफनाया गया, पर उसकी आखिरी ख्वाहिश कुछ और थी। बाद में उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसके अवशेषों को वापस काबुल ले जाकर दफनाया गया, बिल्कुल उस जमीन पर जहां से इस पूरे विशाल सफर की पहली नींव रखी गई थी। तो अब ध्यान से सोचिए, इतिहास आखिर ऐसे शासक की विरासत को किस तराजू में तौलेगा? एक वो शासक जो यहां भयानक युद्ध और तबाही लाया, पर साथ ही एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद भी रख गया जिसने अगले 300 सालों तक भारत में बेहतरीन कलाकृतियों और एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता और शायद इसीलिए ये इतना दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।